हाँ तो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में आयनीय ऊर्जा पढ़ ली थी। आज अपन आयनीय ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। चुंबकीय आघूर्ण की या द्विध्रुव आघूर्ण की भी इसे डाइपोल मूवमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट भी कह सकते हैं। स्पिन ओनली मूवमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी वह चक्रण जो मैग्नेटिक मूवमेंट के कारण उत्पन्न होता है। स्टूडेंट सुने, पहले मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, और चुंबक से गुण होंगे, और मूवमेंट यानी चुंबकीय रेखाओं के द्वारा जो गति होती है नॉर्थ टू साउथ पोल वो होती है। जैसे ये चुंबक होते हैं, दो ध्रुव होते हैं इसमें, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। यहाँ से नॉर्थ से रेखाएं निकलती है, साउथ पोल में जाती है। ठीक है, और ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल में, इस कारण से जो मूवमेंट उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अपन चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मूवमेंट। उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट। अब मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, इसे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के कारण जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या होता है? जनरेट, इलेक्ट्रॉन के कारण जनरेट होता है ये मैग्नेटिक मूवमेंट। इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर किसी में पेयर है, पेयर इलेक्ट्रॉन है या युग्मित इलेक्ट्रॉन है, उसमें नहीं होगा ये, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मैग्नेटिक मूवमेंट प्रेजेंट होगा, इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट एब्सेंट होगा। एम लिख देता हूं मैं, एम इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें एब्सेंट होगा। ठीक है, युग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जिसे अपन युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसे कहते हैं अपन अनुचुंबकीय, एक होता है पेराचुंबकीय। ठीक है, प्रतिचुंबकीय, इसे कहते हैं प्रतिचुंबकीय, यानी ऐसा क्षेत्र भी बोल सकते हैं, या ऐसे ऐसे कंपाउंड या संकुल जिसमें क्या होता है, दोनों युग्म, या ऐसे तत्व जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में होते हैं उसे प्रतिचुंबकीय कहते हैं। जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में नहीं होते, या एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसे अनुचुंबकीय कहते हैं। अनुचुंबकीय ट्रिक क्या है याद रखने की? ऐसे अनु। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट के लिए मैं एक सूत्र देने वाला हूँ, जो सूत्र चलता है स्टूडेंट, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए जो सूत्र चलता है, अलग अलग आपको देगा, उससे अपने को मैग्नेटिक मोमेंट दिखाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए सूत्र चलता है स्टूडेंट, रूट एन प्लस टू, बोर मैग्नेटोन इसकी इकाई होती है। ठीक है, ठीक है, म्यू बराबर द्विध्रुव आघूर्ण, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू एस। ठीक है, स्पिन ओनली, म्यू एस क्या है? आप मैग्नेटिक कांस्टेंट कह सकते हैं इसे, मैग्नेटिक कांस्टेंट, मैग्नेटिक कांस्टेंट, मैग्नेटिक व्यंजक बोल सकते हैं। और n बराबर n पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ n पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ n पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब यहाँ पर सीधी सी ट्रिक देने वाला हूँ स्टूडेंट, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आपको अगर कोई भी मान है, इसे रूट n और यहाँ पर 7.5 बोर मैग्नेटॉन, कोई नहीं बताएगा स्टूडेंट, ये बता दिया है। जितना भी अगर एन पेड इलेक्ट्रॉन आएगा उसके आगे 7.5 जोड़ते जाना है, लगभग यही मान आता है। ठीक है, इस प्रकार से आता है। उसमें एन पेड इलेक्ट्रॉन में, एन पेड इलेक्ट्रॉन में 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, यहाँ पर जिसके पेयरिंग नहीं होगी 7 होगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी। जैसे आपको स्कैंडियम में मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है, स्कैंडियम +2 में मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, Mn+2 में मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, क्रोमियम +2 में मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए स्टूडेंट अपने को, 21 पे आता है, तो आर्गन 3d1 4s2 होता है इसका 21, तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट? 2 3d1 4s2, 3d1 4s0 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन पहले s में से जाते हैं, क्योंकि हाई एनर्जी होती है वो ज्यादा आगे आती है, जिसकी लो एनर्जी होती है वो पीछे आते हैं। हाई एनर्जी है, बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन गया Mn2, Mn25 पे आता है, 3d5 4s2, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 काट दो तो 3d5 बचता है, 4s0 बचता है। क्रोमियम +2,
क्रोमियम +2 है, 24 पे आता है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है? आर्गन 3d5 4s1 होता है स्टूडेंट। क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता चुका हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करवाया था। इसमें हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, जिसके कारण ये स्टेबल होता है। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, एक s से जाएगा, फिर यहाँ पर 3d4। अब बताओ मेरे को, इलेक्ट्रॉन निकालो इनके। यहाँ पर एक है सर, एक है, तो स्कैंडियम के लिए n पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक आएगा। Mn+2 है सर, 3d5 है, तो Mn के लिए 5 है। ठीक है, क्रोमियम +2 है, क्रोमियम के लिए 4 है। अब इनका फॉर्मूले में मान रख दो। ठीक है, फॉर्मूले में स्कैंडियम एक का मान रखा, एक 1+2, 1+2 कितने हो गए? 3, तो रूट थ्री है, तो रूट थ्री के लिए आप लिख सकते हो रूट थ्री के लिए निकाल लो आप। ठीक है, रूट थ्री मैग्नेटिक मोमेंट का मान आ जाएगा, और रूट थ्री का 7.5 लगा देना। आगे क्या लगा देना? 7.5, 1.735, इसका 1.75 ये होता है। ठीक है, इस प्रकार से स्कैंडियम रूट 4, यहाँ पर 3d4 4s2। अब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7.5 लगा देना। Mn है, Mn 5 आ गया, 5.7.5 आ जाएगा, इसके समथिंग जो इतना मान आ रहा है ना स्टूडेंट, उसके आसपास ही वो मान मिलेगा। ठीक है, 4.45 इस प्रकार से 75, ये है इसकी याद करने की ट्रिक। अब ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट, इसमें यहाँ पर 2 होगा तो 2 और 2 4 दूनी 4 और 2 6, 6 दूनी 4 4 24, रूट 24 है, रूट 24 12, 6 रूट 6 रूट 2 1.14 और 1.73 इस प्रकार से ये उतारो स्टूडेंट। मैग्नेटिक मोमेंट है, ये प्रॉपर्टी बता दी मैंने मैग्नेटिक मोमेंट की। प्रॉपर्टी किस तरीके से आपको करनी है। मैग्नेटिक मोमेंट की प्रॉपर्टी के बाद में अपनी अगली प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसमें क्या आता है, लोगों को प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव परिभाषा सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट है। वह विभव जो वह विभव जो विभव, विभव का मतलब एक प्रकार का अंतर, वह विभव जो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन मुक्त या ग्रहण करने से उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। यह धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकता है। यह धनात्मक शून्य भी हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक कोमा शून्य हो सकता है। जीरो होता है स्टूडेंट हाइड्रोजन का, जिसे SHG बोलते हैं अपन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में उपयोग करते हैं। ठीक है, ये धनात्मक ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद में स्टूडेंट एक बात आती है, इसे ई नोट के द्वारा दर्शाया जाता है। ई नोट के द्वारा इसे एम का मतलब होता है स्टूडेंट ई नोट इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी चार्जों का अंतर भी कह सकते हैं, और एम का बराबर मेटल, मेटल है। ठीक है, इसका मतलब परसेंट है। और यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बोल सकते हैं ई नोट को, स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ पर एक बात आती है स्टूडेंट, एक होता है ERP, एक होता है EOP, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अपचयन विभव। ये होता है अपचयन विभव, अपचयन विभव
इलेक्ट्रोड अपचयन विभव, इलेक्ट्रोड अपचयन विभव ये होता है स्टूडेंट इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण विभव। ये इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण विभव स्टूडेंट एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी ERP व्युत्क्रमानुपाती EOP। एक बात और बताऊंगा स्टूडेंट जो इससे रिलेटेड है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी जो ऑक्सीकरण के लिए जिम्मेदार है ये अपचयन के लिए जिम्मेदार है। अब अपचयन व ऑक्सीकरण भी बता देता हूँ, वैसे पता होगा लेकिन बताना जरूरी है स्टूडेंट, किसी बच्चे को पता नहीं होता। यहाँ पर पहले ये बात बता देता हूं मैं, ERP नेगेटिव होगा वह उतना ही अच्छा, अगर ERP नेगेटिव है वह उतना ही अच्छा, उसका लिख सकते हैं वह वह उतना ही अच्छा ऑक्सीकरण दर्शाता है, ऑक्सीकरण दर्शाता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज हाई है तो उसकी जो नेगेटिव चार्ज है वो उसका उतना ही अच्छा होगा। मतलब ये है कि नेगेटिव चार्ज हाई है अगर ERP का, तो क्या होगा, EOP इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका धनात्मक चार्ज होगा। ठीक है, और जितनी ज्यादा वैल्यू होगी ये ऑक्सीकरण के लिए जिम्मेदार है, किसके लिए, ऑक्सीकरण के लिए, करण के लिए सहायक। ये अपचयन के लिए स्टूडेंट, अपचयन विभव ये अपचयन करवाता है, ये अपचयन के लिए, ये अपचयन के लिए, वैसे अपचयन में ये भी आता है लेकिन ये अपचयन के लिए जिम्मेदार है। अब स्टूडेंट इसको समझिए, दो एग्जाम्पल से ये समझ में आता है। ठीक है, दो एग्जाम्पल, पहले रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं। रिडक्शन व ऑक्सीडेशन क्या है। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, जैसे कॉपर है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, जीरो में आ जाता है, +2 था जीरो में आ गया, ऑक्सीडेशन अंक घट गया। कोई भी मेटल होती है अगर मुक्त अवस्था में है, धातु या अधातु, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। अगर Zn है, ये Zn है, दो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जीरो से +2 में चला जाता है और दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, तो इसे बोलते हैं अपन ऑक्सीकरण। इसे ऑक्सीकरण, इसे अपचयन, इसे क्या बोलते हैं, अपचयन। आया समझ में, यही मामला होगा स्टूडेंट, इसमें यही होगा। अब इसमें अपने इसके लेके चलते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। एक सीधी सी बात ऑर्गेनिक की लेके चलता हूं मैं। क्रोमियम के साथ जब नाइट्रिक एसिड की क्रिया करवाई जाती है स्टूडेंट, सी आर डाइक्रोमेट ऑक्साइड आयन बनता है, डाइक्रोमेट ऑक्साइड आयन बनता है और H2 गैस मुक्त होती है। HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये क्रोमियम को है, Cr जीरो में था +2 में गया, तो +2 में बदल देता है, इसका ऑक्सीकरण होता है, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2 गैस मुक्त होती है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, कुछ बातें ई नोट है, कौन सा क्या स्थाई है, 3-4 पॉइंट आएंगे, लेकिन पहले समझाने के लिए मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ लिथियम का और आपके सामने फ्लोरीन का। लिथियम का एग्जांपल लिखा, फ्लोरीन का एग्जांपल लिखा है। ठीक है, ये एग्जांपल लिखता हूँ फ्लोरीन, इसका 2.787 है,
और इसका क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसका, और लिथियम है इसका है -3.05 वोल्टेज। अब मतलब क्या है कहने का, अब यहाँ से समझ में आएगा, इसका वोल्टेज है, इसका भी वोल्टेज है। अब यहाँ पर स्टूडेंट इसका ERP है, ERP, इसका भी ERP है, रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब स्टूडेंट ये भी ERP है एक तरीके से। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जिसकी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, लिथियम और फ्लोरीन है, लिथियम और फ्लोरीन में से नेगेटिव वैल्यू इसकी ज्यादा है स्टूडेंट, इसकी क्या है, कम है। जो ज्यादा नेगेटिव होता है उसका अपचयन भी जल्दी होता है और उसका ऑक्सीकरण भी जल्दी होगा। इसका मतलब ऑक्सीकरण जल्दी होगा, जल्दी होगा, ऑक्सीकरण जल्दी होगा, मतलब ऑक्सीडेशन जल्दी होगा। जैसे यहाँ पर Li है, O2 है, O2 के साथ है, ठीक है, एक Li है, एक F है, एक यहाँ पर O2 है। अब यहाँ से रिएक्ट करवाना है अपने को, तो LiO2 है, LiO2 तो बन जाएगा, लेकिन FO2 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता 3.05 वोल्टेज होता है। ऑक्सीकरण भी इसका जल्दी होगा, +3.05 से ऑक्सीकरण हो जाता है। अपन 3D मेटल की बात करते हैं, इसका नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि हो तो जाएगा लेकिन इसकी तुलना अगर दोनों साथ है तो हो जाएगा। मतलब इसका, इसमें लिथियम पहला, अगर इससे नीचे आ गया कोई वैल्यू, जैसे प्लस है, एक तो +0.278 वोल्टेज है, एक प्लस 0.34 वोल्टेज है, एक प्लस 2.87 वोल्टेज है। अब मेरे को ये बताओ स्टूडेंट, इसमें से ज्यादा ऑक्सीकरण किसका होगा, इसका होगा, यानी वैल्यू कम होनी चाहिए, ये है इसका मतलब। अब यहाँ पर मैं कुछ आपके एनसीईआरटी ने फैक्ट दिए हुए हैं वो बात करता हूँ। एक है आपके स्कैंडियम है, स्कैंडियम है E0 M+3 M+2 है, E0 M+3 M+2 है। ये Zn के लिए, ये Zn के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, हाईली वैल्यू फॉर Zn, हाईली वैल्यू फॉर Zn, ये लोअर वैल्यू फॉर, लो वैल्यू फॉर Zn, फॉर स्कैंडियम, ठीक है। इसके बाद में और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, E0 और M+3 M+2 हाईली वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर एक लो वैल्यू फॉर Fe, लो वैल्यू फॉर Fe, एक यहाँ पर स्टूडेंट ये है E0 M+3 और M+2 लो वैल्यू फॉर Fe, ये अपने को लिखना है और इसका रीजन मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर Fe, अब यहाँ पर कहना क्या जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको समझना कैसे होता है। अगर इसका मतलब ये है, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, एक +2 में है, अगर वह 3 से 2 में जाता है तो इसकी लो वैल्यू आती है स्कैंडियम के लिए, स्कैंडियम में किसके लिए, E0 की। अगर Zn है वो +3 से +2 में जाता है तो हाई वैल्यू आती है Zn के लिए। अगर Mn है +3 है, +2 में जाता है तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हाई आती है। जबकि यहाँ पर इस प्रकार से जाता है तो लो वैल्यू फॉर Fe आती है। रीजन क्या है स्टूडेंट, ऐसा इसके साथ ऐसा क्या हुआ है, किसी की लो वैल्यू आ गई है और किसी की हाई वैल्यू आ गई है। हाई वैल्यू और लो वैल्यू का रीजन क्या है, हाई वैल्यू का और लो वैल्यू का। यहाँ पर स्कैंडियम वाला देखिए, स्कैंडियम है M+3, लो वैल्यू कैसे आती है,
स्कैंडियम में अपन बात करेंगे, स्कैंडियम 21 पे आता है। आर्गन, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए इसका, स्कैंडियम आर्गन 3d14s2 ये होता है। अब यहाँ पर +3 की बात करूं मैं, +3 में ले जाऊं तो कितने, पहले किससे निकालू इलेक्ट्रॉन, एस से, फिर डी से, 3d04s0। अब बताओ मेरे को, स्कैंडियम ए, स्कैंडियम +2 में ले जाओ इसको, ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल हो गया, और हाई मोर स्टेबल है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज ए नोबल गैस, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के जैसा हो गया, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। स्कैंडियम +2 आर्गन है, 3d1 है, और 4s0 है। अब बताओ मेरे को, इसका ये लेस स्टेबल है, सीधी सी बात है, ये लेस स्टेबल क्यों है, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये नोबल गैस है, 18 पे आती है, 18 जैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दान कर देगी। अब बताओ मैंने, हाँ, लो वैल्यू प्लस स्कैंडियम +3, इसकी वैल्यू कितनी आई है, लो आती है जब +2 में जाता है, बताओ आई ना। अरे ये स्टेबल ज्यादा होगा तो वैल्यू ज्यादा आ गई इसकी, और इसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाएगा, और इस ये है इसका रिडक्शन आसानी से हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके पास, इसका दोनों कक्षा खाली है, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, और यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो मोर लिए लेस स्टेबल है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हाई स्टेबल है, इसलिए स्कैंडियम +3 से जब +2 में जाता है तो लो वैल्यू आती है। कौन सी वैल्यू आती है, लो वैल्यू आती है। अब मैं Zn की बात कर रहा था, +3 से +2 में बात, +3 से +2 में बात, +3 से Zn की बात कर लेते हैं, +3 से +2 में बात। अब आई समझ में, Zn की बात कर लेते हैं +3 से +2 में, अब आ जाएगा समझ में स्टूडेंट। ये नोट को मैं ऐसे लिख दूं, मेटल, मैटर खत्म हो गया, मेटल बता रहा हूँ, मैटर खत्म हो गया स्टूडेंट। Zn है, इसकी सीधी सी है, आर्गन 3d10 4s2, 3d 3d9 4s0, यहाँ पर आर्गन 3d, यहाँ पर 10 की जगह 3d10 4s0। अब बताओ मोर स्टेबल कौन सा है, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल क्योंकि फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल है इसका, ठीक है, मोर स्टेबल, फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये लेस स्टेबल है। अब बताओ मेरे को, ये +3 का है, ये +2 का है, ये लेस स्टेबल है। अब लिखवाया क्या है मैंने, कम स्थायी है इसका मतलब, ठीक है, हिंदी मीडियम वर्ड बता, इसका अधिक स्थायी है। मैंने लिखवाया है जब Zn +3 से +2 में जाता है तो हाई वैल्यू आती है, हाई वैल्यू आती है फॉर ई नोट, ई नोट की हाई वैल्यू आती है, यानी उसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा और उसका विद्युत नेगेटिव होगा, यानी ऋणात्मकता होगी, ये है स्टूडेंट इसका मतलब। और कोई भी एफ दे रखा था क्या, अपन एफ के माध्यम से पता कर सकते हैं, एफ +2 में ज्यादा स्थायी है, +3 में, एफ निकाल देते हैं, लास्ट है ये, एफ है, एफ +2 है, पे +3 है, एफ +2 है, आर्गन 3d4s0 3d6। अब बताओ ज्यादा स्थायी कौन सा है, ये है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसका कारण है दोस्त। ऐसे भी है स्टूडेंट, इसका इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल ई नोट भी क्या है इसका, हाई होगा, ये इसका रीजन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की भी बात होगी स्टूडेंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कर लिया, ये कर लिया अपनों ने। अब कलर, जब अपन कलर की बातें करते हैं, कलर, ये जो है स्टूडेंट, कुछ कलर है वैसे पूछे नहीं जाते, कलर का रीजन या तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या डीडीडी ट्रांजिशन होना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, डीडी ट्रांजिशन होना चाहिए। अब कलर, कलर इन डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट की कलर की बात करते हैं,
कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट यानी डी कक्षक में रंगों की व्याख्या क्या होगा। रीजन क्या है, रीजन है डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन बता चुका हूं स्टूडेंट। इसमें ट्रांजिशन डी संक्रमण, इसमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए स्टूडेंट। अयुग्मित का मतलब है इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, अयुग्मित होने चाहिए। इसमें क्या होता है, रीजन डी ट्रांजिशन लो ऑक्सीडेशन स्टेट से हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाता है एनर्जी ग्रहण करके, फिर वह वापस आता है विजिबल रीजन से, तो हमें रिंग क्या दिखाई देता है, रंग दिखाई देता है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जिसमें होगा D0 एंड D10 नोट शो डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन D0 और D10 होते हैं वो डी ट्रांजिशन शो नहीं करते। अब यहाँ पर कोई कलर नहीं करेंगे, नो कलर, इसका मतलब जिसका मान D0 में आ गया वो कलर नहीं देंगे। जैसे 10 तक होते हैं स्टूडेंट ये, वैसे तो इनकी एक सारणी है स्टूडेंट 1 2 3 4 5, 3D0, 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9, 3D10 आ गया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कौन कौन से है, स्कैंडियम+3 आपको पता चल जाएगा, जिसमें कलर नहीं, ये कलर है, ये कलर का कॉलम है, मैं यहाँ पर क्रॉस मार दूं तो कलर नहीं है इसका, ठीक है, ये कलर यहाँ पर, ये भी 0 में है, टाइटेनियम, इसमें 2 3 आते हैं तो इसको दूर रखना पड़ेगा, टाइटेनियम+4 Ti4 पॉजिटिव, ये भी नहीं है, और कोई है नहीं स्टूडेंट, इसमें 2 ही होंगे, इसमें कलर एब्सेंट है, ये रंग है, ये रंग लिख देता हूँ, कलर लिख, इसमें एब्सेंट है। अब 3D1 में कौन कौन से हैं, 3D1 में Ti, 3D1 में है टाइटेनियम+3 और V4 पॉजिटिव, ठीक है, इस प्रकार से 4 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव, ये स्टूडेंट 3 पॉजिटिव, इस प्रकार से। यहाँ पर ये ग्रीन है, ये हरा रंग देता है, कौन सा रंग देता है, हरा, 3D2 V3 है और V2 है वॉयलेट, 3D2 में कौन सा है, V3 ग्रीन हरा, ये पर्पल 3D1 वाला पर्पल, ये पर्पल रंग देता है, पर्पल, ये पर्पल देता है, 3D2 वाला कौन सा देता है, 3D1 वाला पर्पल देता है, और V4 है, ये ब्लू देता है, पर्पल इसका रंग है, Ti3 का ब्लू देता है स्टूडेंट, ये V4 पॉजिटिव, ये ब्लू देता है। 2 में कौन सा है, V3 ग्रीन देता है और D3 है, V3 ग्रीन, D2 में V3 पॉजिटिव, ये देता है हरा। 3 में कौन कौन से स्टूडेंट, 3 में है V2 और क्रोमियम 3, V2 क्रोमियम 3, V2 पॉजिटिव क्रोमियम 3 पॉजिटिव, इनमें D3 का मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3 इलेक्ट्रॉन है, और इसका रंग आता है स्टूडेंट आपके ब्लू आ गया, ग्रीन, इसका मतलब D3 है, D3 में स्टूडेंट वॉयलेट जामुनी, ये जामुनी, D4 में आता है स्टूडेंट, D3 आ गया, क्रोमियम आ गया, D4, D3 में ग्रीन वॉयलेट जामुनी, D4, D4 में कौन सा है, Mn+3 में है, Mn+3 में है
क्रोमियम +3 में है। और कौन सा है, और भी है क्या? ये दो ही स्टूडेंट, जिसमें ये रंग है आपके जामुनी जामुनी, क्रोमियम वाला ब्लू और यहाँ पर ब्लू, वायलेट वायलेट। ये जामुनी जामुनी देता है, ये कौन सा देता है? ये भी जामुनी देता है। D4 है। अब यहाँ पर क्रोमियम आ गया, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, D5, Mn3 पॉजिटिव, पिंक गुलाबी। ये रंग स्टूडेंट पूछते तो नहीं है लेकिन बता देता हूँ। और 3D5, Fe+3 येलो, Fe3 पॉजिटिव, ये देता है येलो पीला। 3D6 है Fe2 पॉजिटिव ग्रीन, Fe2 पॉजिटिव हरा, यहाँ पर लिख रहा हूँ। और 3D6 में और कौन सा है Fe2 पॉजिटिव, यहाँ पर हरा रख दिया। और यहाँ पर CO3 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, CO3 पॉजिटिव ब्लू, ब्लू पिंक। और CO2 पॉजिटिव, ये देंगे ब्लू पिंक, ब्लू पिंक। रे से इनके रंग आते हैं स्टूडेंट। ब्लू पिंक 3D7 है। 3D7 में कौन सा है? 3D7 में आपके है 3D7 ब्लू पिंक हो गया। 3D7 में है 2 पॉजिटिव हो गया। 3D7 में ब्लू पिंक, इसमें भी 3D7 है, इसमें FCO2 पॉजिटिव है और इसमें इसका भी ब्लू पिंक रिंग है। 3D8 है, निकल 2 पॉजिटिव है, जिसका ग्रीन रिंग है, हरा रंग है। और 3D9 है, जिसमें Cu2 पॉजिटिव है, जिसमें ब्लू कलर है। और ये कौन सा है? 3D10 है, ये कलरलेस है। इसका तो अपना पता है, Zn+2 में होता है, ये कलरलेस है। स्टूडेंट ये रंग है स्टूडेंट, ऐसे लिखवाए हैं स्टूडेंट। इसको कोई पूछता नहीं है स्टूडेंट, क्या नहीं को पूछता है, पूछता नहीं है। आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट? कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, ये समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा कलर देगा? ये है। अब क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट ये है, हरे रंग की व्याख्या डी ब्लॉक अपन पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन इसलिए लिखवाया ताकि स्टूडेंट पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं इसमें। क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपकी क्वेश्चन देखो। क्रोमियम है, H2O4 है और यहाँ पर है, और ये एक्वस सॉल्यूशन में से पानी में डाल दिया जाए। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में है तो Cu+, यह संकुल रंगीन होता है या नहीं? बस ऐसे क्वेश्चन आएगा, होता है या नहीं, संकुल रंगीन होगा या नहीं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट सबसे छोटा, H2O4 है, 0 है, तो 0 है मतलब स्टूडेंट क्या होता है? जिससे कोई चार्ज नहीं होता, इसका चार्ज निकालना होता है। जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, इसका चार्ज अपन क्या करते हैं? निकालते हैं। इसको पानी में गिरो स्टूडेंट, क्या करते हैं? पानी में क्या करते हैं स्टूडेंट? H2O4 है, इस प्रकार से स्टूडेंट H2O4 है, इसको किस में गिर देते हैं? पानी में स्टूडेंट, 4 का 0। अब यहाँ पर कॉपर है स्टूडेंट, ये 0 हो गया तो कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया? कॉपर +2 में आ गया। ये रहने दो स्टूडेंट, इसको तो रहने दो, कोई अलग करते हैं स्टूडेंट। ये करते हैं, ये तो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट था, उसमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, ये करते हैं स्टूडेंट। NiCN4, यहाँ पर NiCN4-2, इस प्रकार से। तो साइनाइड है तो 4, एक पे होता -4, -2, +2, निकल पे कितना आ गया? +2 का चार्ज आ गया। अब इलेक्ट्रॉन बताओ इसके,
AR3D8 28 पे आता है, 3D8 4s0 इलेक्ट्रॉन भरो इसका, निकल +2 में होता है, तब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखो, 28 पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे तो 3 4 और 5 डब्बे बनाओ, 2 3 4 5 6 7 8। तो n बराबर क्या है, 2। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2। तो ये क्या होगा, रंगीन यौगिक, ये रंगीन यौगिक होगा, रंगीन होगा। अगर वो कॉपर +2 की बात करें तो CuS2O4 है, इसमें कोई चार्ज ढूंढना हो तो इसे पानी में गिर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये है स्टूडेंट इसका मतलब। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, अब इसमें डी ब्लॉक की नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है। डी ब्लॉक में डी ब्लॉक में संकुल बनाने का क्या कारण है, डी ब्लॉक के तत्व संकुल क्यों बनाते हैं, ये मेन रीजन है। ये भी एक पर्सन आता है स्टूडेंट इससे, संकुल क्यों बनाते हैं, रीजन क्या है स्टूडेंट इसका। फर्स्ट स्टूडेंट, इजिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स बनाने का संकुल क्यों बनाते हैं, इनके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं, रिक्त डी कक्षक। दूसरा रीजन है, इनके पास हाई आयनिक चार्ज होता है, उच्चतम आयनिक उच्चतम आयनिक आयनिक चार्ज, उच्चतम आयनिक आवेश होता है। तीसरा रीजन है स्टूडेंट इनका स्मॉल साइज, छोटा आकार, छोटा आकार। ये सारे रीजन गिने जाएंगे स्टूडेंट, आयनिक ऐसे लिखा जाता है, ऐसे आता है स्टूडेंट, ये तीनों आएंगे। अब यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट अगली आती है, डी ब्लॉक तत्व उत्प्रेरक के रूप में भी यूज किए जाते हैं, के रूप में भी उपयोग किया जाता है स्टूडेंट। जैसे मैंने करवाया था वो विल्किंसन कैटालिस्ट है, उसमें भी किया गया था रोडियम कैटालिस्ट का। इस प्रकार से इसमें उत्प्रेरक आता है स्टूडेंट एक TiCl4 और यहाँ पर C2H5 ट्वाइस और RHCl2 स्टूडेंट। इस प्रकार से ये है जिगलर नाटा उत्प्रेरक, जिगलर नाटा उत्प्रेरक संश्लेषित रबड़ बनाने में संश्लेषित रबड़ बनाने में होता है स्टूडेंट। ठीक है, टेट्राक्लोरो टाइटेनियम, इसका क्या है, डाई एथिलीन, डाई एथिलीन टेट्राक्लोरो टाइटेनियम, इसके बाद में डाइक्लोरो रोडियम। इस प्रकार से इनका नाम अलग अलग हो सकता है स्टूडेंट। इस प्रकार से एक स्टूडेंट पीटी, पीटी ओस्टवाल्ड प्रोसेस है, HNO3 का उपयोग किया जाता है। एक उपयोग किया जाता है पीटी का, बता रहा हूँ स्टूडेंट किन किन का, पीटी का ओस्टवाल्ड प्रोसेस में, ओस्टल वाल्ड प्रोसेस प्रक्रिया स्टूडेंट, ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस जिससे HNO3 का निर्माण किया जाता है। इसमें HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है। एक आता स्टूडेंट आपकी किन किन का, V2O5, बेंजीन का भी टेस्ट देता है ये। कॉन्टेक्ट संपर्क प्रक्रिया, एक स्टूडेंट ये रासायनिक क्रिया होती है जिसमें H2SO4 का निर्माण, यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। फेरस का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट हेबर प्रोसेस, हेबर विधि, हेबर विधि
स्टेंट ये डाले जाते हैं प्रोसेस में, जिसके कारण इसमें NH3 का निर्माण। अपने अभिक्रिया कोई काम की नहीं है, पहले होती थी। यहाँ पर ये निर्माण है, ये पूछ लिया जाता है स्टूडेंट, ये नीट में पूछे जाते हैं, RPSC में पूछे जाते हैं, सेकंड ग्रेड लेवल एग्जाम होते हैं, जो नॉर्मली जो अदर एग्जाम होते हैं जो फोर्थ ग्रेड का उसमें पूछे जाते हैं। संपर्क प्रक्रिया में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड H2SO4 कौन से उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाएगा? Fe में कौन से? PT का कौन से में इस्तेमाल किया जाएगा? अब यहाँ पर नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड ये पाए जाते हैं। एलॉय फॉर्मेशन का उपयोग, एलॉय फॉर्मेशन में इसका उपयोग किया जाता है और नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। एलॉय फॉर्मेशन में इनका उपयोग किया जाता है। लास्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट, एलॉय फॉर्मेशन अशुद्धि को हटाने में, मिश्र धातु बनाने में, मिश्र धातु बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, मिश्र धातु बनाने में स्टूडेंट। इसके बाद में क्या है स्टूडेंट, इसमें ये गैर स्टोइक्योमेट्रिक स्टोयो स्टो स्टोइक्यो स्टोइक्यो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड संकुल बनाते हैं। गैर स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड या संकुल बनाते हैं। ये क्या होता है स्टूडेंट, इसको समझना भी बहुत ही स्टूडेंट क्या होता है, आसान होता है स्टूडेंट। एलॉय फॉर्मेशन है, ब्रास है, एलॉय फॉर्मेशन भी लिख देता हूँ स्टूडेंट। एलॉय फॉर्मेशन है मिश्र धातु, मिश्र धातु जो धातु दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होती है, मिश्र धातु कहलाती है। एलॉय फॉर्मेशन करेंगे जिसमें अपने सबसे पहले होता है कांसा, कांसा कैसे बनेगा? फिर यहाँ पर होता है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, ब्रोंज, तांबा, यहाँ पर ब्रोंज। कॉपर प्लस जिंक से बनेगा, ये बनेगा कॉपर क्लोराइड, जिंक क्लोराइड से बनेगा, निकल से बनेगा। ठीक है, निकल प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है कॉपर क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ये कॉपर और जिंक क्लोराइड नहीं है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है फर्स्ट, और यहाँ पर भी फर्स्ट कॉपर और जिंक। ठीक है, और यहाँ पर कॉपर और जिंक तो बनता है, ब्रास से बनता है, कॉपर प्लस जिंक से बनता है, और इसमें स्टूडेंट जिंक होता है 40% और यहाँ पर ये होता है 60%, यानी कॉपर की मात्रा ज्यादा होती है, जिंक की कम। ये मिश्र धातु का निर्माण होता है। और यहाँ पर स्टूडेंट एक एलॉय फॉर्मेशन होता है। स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड बताने वाला था मैं, क्या बताने वाला था? स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड। गैर स्टोइक्योमेट्रिक संकुल, स्टोइक्योमेट्रिक संकुल क्या है? एक चैप्टर चलता था स्टूडेंट स्टोइकियोमेट्रिक संकुल, पहले अपने एक चैप्टर चलता था स्टूडेंट जिसे अपन क्या बोलते थे, एक फर्स्ट चैप्टर होता था जिसमें अपने दोष दिए होते थे, यानी धातुओं में दोष हो जाते हैं जिनके कारण वो चालक नहीं हो पाती। जैसे आपके अभी भी आता है स्टूडेंट, कुछ दोस्तों अशुद्धियां आती है, जैसे N टाइप के और P टाइप के अर्धचालक होते हैं। ठीक है, जिसमें अलग अलग अशुद्धि होती है, जैसे सिलिकॉन होता है और सिलिकॉन होता है ना, और जर्मेनियम होता है। इस प्रकार के अर्धचालक होते हैं जो आपके फिजिक्स में पढ़ोगे आप। यहाँ पर अपने पास क्या होता है स्टूडेंट, ये डी ब्लॉक होते हैं, इनमें क्या होते हैं, इस प्रकार से कक्षक ऑर्बिटल होते हैं, और इनके बीच में क्या हो जाते हैं, ये हाइड्रोजन बोरोन, हाइड्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, नाइट्रोजन और बेरिलियम, नाइट्रोजन हो गया। ये क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे जो इनके बीच में छेद होते हैं, ये क्या है, रिक्तिका, इसमें आके क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, रिक्तिका फंस जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, स्टाइकोमेट्रिक संकुल उत्पन्न होते हैं। यानी ये डी ब्लॉक है,
डी ब्लॉक की धातु है, डी ब्लॉक की धातु, डी ब्लॉक धातु, ये डी ब्लॉक की धातु है। इसमें क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड जो अन्य धातु आके रहे वो क्या हो जाती है, फंस जाती है और एक जटिल संकुल का निर्माण। जो अन्य संकुल से ज्यादा स्थायी, जो अन्य संकुल से क्या होते हैं, ज्यादा स्थायी। अब स्टूडेंट ये इसका लास्ट था स्टूडेंट, अन्य संकुल से ज्यादा स्थायी। इस प्रकार से अगर ये कोई फंस गया तो आगे क्या हो जाएगा, ये एक क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर बनाएंगे जिस कारण से रिक्तिका में फंस जाता है और ये डी ब्लॉक हीरे के समान कठोर हो जाते हैं तत्व। ये स्टूडेंट आज का लास्ट टॉपिक। इसके बाद अपन पढ़ेंगे एलॉय फॉर्मेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद में अभी तो चैप्टर है स्टूडेंट लेंथेनाइड और एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और स्टूडेंट ये थोड़ा सा बड़ा है स्टूडेंट, वैसे बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन वैसे बड़ा स्टूडेंट समझने के लायक से। गाइस बाय।